यहाँ पे कोई डिबेटर आए हुए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, डिबेटर बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर आपका मैं देख पा रहा हूँ आज का जो टॉपिक है कि पाखंडी ज़्यादातर पाखंडी भारत में ही क्यों जन्मते हैं। हुँ, आप हुँ। यहाँ पाखंडी किसे कहना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी एक समाज के किसी एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं? या जिस समाज से ज़्यादातर लोग धार्मिक किताबों को पढ़ते हैं या समाज में बताते हैं उनके बारे में, तो आपको क्या क्यों लग ये रहा है कि सारे पाखंडी जो हैं एक ही जाति में पैदा होते हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बात जाति की नहीं ना। आप एक आप जाति ही तो से कह बहुत रहे हैं सारे कि एक लोग ही हैं। जाति की बात है। आप ही ने तो कहा हाँ, कि आप एक जाति को टारगेट कर रहे हैं, तो हमने यही तो पूछा आपसे कि आपको क्यों लग रहा है कि सारे पाखंडी एक ही जाति में पैदा होते हैं? अ, पहले हुँ। तो आप ये समझिए कि पाखंडी आप कह किसे रहे हैं। ज़्यादातर इसका सेंस ये जा रहा है कि आजकल जो अपने धार्मिक कार्यों में है, भारतीय समाज हम सभी भारतीय हैं ना, तो हम इसको समाज में बाँटने का काम क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको आप क्यों जिस लग तरह की रहा है भाषा कि का प्रयोग कर पाखंड रहे हैं। अच्छा आपको आप ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि पाखंड को अपना धर्म क्यों मान रहे हैं आप? जब आप पाखंड को अपना धर्म मान लेंगे, तभी आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको कोई टारगेट कर रहा है या आपकी बात कर रहा है। आप पाखंड को धर्म क्यों मान रहे हैं? क्या आपका धर्म ही पाखंड है या पाखंड को ही धर्म समझते हैं? कि समझते क्या हैं वो देखिए, बताइए आप? मेरी बात जो है एक आम धारणा पर आधारित है। आम धारणा ये है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों का निर्वहन करता है, चाहे वो अध्ययन करता हो, चाहे वो किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करता हो या अपने धर्म के अनुसार चलता हो, आप ज़्यादातर आदमियों हाँ, को देखता बोलिए। हूँ सोशल मीडिया हो या जो अपने आप को खुद को रैशनल कहते हैं, वो भी इनको टारगेट करते हैं, पाखंडी कहकर। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि समाज में एक तरह से हम खुद ही बाँटने का काम कर रहे हैं। नहीं, संविधान में कैसे सब आपका भाई-भाई क्या हैं, समाज लेकिन है? इस आपका क्या समाज है? आपका समाज क्या है जो पाखंडियों को पाखंडी कहने पर बँट जा रहा है? क्या समाज है आपका? कौन-सा ऐसा समाज है जिसमें एक चोर को चोर कहने पर वो बँट जाता है, डकैत को डकैत कहने पर बच जाता है? इतना आपका कमज़ोर समाज क्यों है? अच्छा, बताइए। एक बात कमज़ोरी की नहीं, आप ये बताइए कि आप पाखंडी किस आधार पर कहते हैं? जो आदमी धार्मिक कार्यों में आप लिप्त है। पाखंडी किसको समझते हैं? आप ये बताइए हमने पाखंडी लिखा है, आप पाखंडी मतलब समझते क्या हैं? वही बता दीजिए। मैं जो समझ पा रहा हूँ मैं आपके पे समझाइए, समझाइए आप। जो भी आपका ये कन्वर्सेशन है इसको मैं रिलेट करता हूँ सोशल मीडिया पे जो बातें चलती है, ठीक है, आप इतिहास की अच्छी जानकारी रखते हैं, आप तथ्यों पर बात हुँ। करते हैं, हम इन पे सहमत हैं। हम समझते हैं कि ठीक है, इतिहास में जो चीज़ें हो गई, क्या हम उन चीज़ों को लेकर आज भाईचारा को खराब नहीं कर रहे हैं? अगर हम तो आप मानते हैं कि ये कह बाबा रहे साहब ने हैं आप हाँ, ये कह रहे हैं कि इतिहास में जो बातें हो गई है, उसके लिए आपने माफ़ी माँग ली और उन प्रथाओं को ख़त्म कर दिया है। आप इस एक बात बात की बताइए, गारंटी दे रहे हैं? ये बड़ी हुँ, बड़ी सुंदर प्रश्न है आपका। आप माफ़ी की हुँ। बात आप किनसे उम्मीद कर रहे हैं? इनका कोई एक अथॉरिटी है? आप ऐसा कह रहे हैं कि एक केंद्रित कोई एक सत्ता है या कोई केंद्र है जहाँ से इन चीज़ों को फैलाया जा रहा है अभी, तो तो वही आप सत्ता ये उससे कह रहे हैं माफ़ी कि माँगे। आपका ऐसा तो कुछ धर्म जो नहीं है है ना। आप ये ये कह रहे हैं कि आम आपके धारणा अनेकों है। धर्म है, एक कोई धर्म नहीं है? हर व्यक्ति अपने-अपने इच्छा अनुसार सब स्वतंत्र है ना, अपनी-अपनी इच्छा तो अनुसार जब अपने धर्म का हर पालन करने व्यक्ति के लिए। अपने इच्छानुसार स्वतंत्र है, तो फिर तो यहाँ आपको मिर्ची लगनी ही नहीं चाहिए थी। हम लोग भी स्वतंत्र हैं कि जो पाखंडी है उसको पाखंडी बोलेंगे, जो चोर है उसको चोर बोलेंगे, जो डकैत है उसको लेकिन डकैत बोलेंगे, जो अंधविश्वासी है उसको अंधविश्वासी बोलेंगे। फिर इसमें लेकिन क्या आप दिक्कत आ रही है आपको? हुँ। लेकिन आप ब्राह्मण हैं? आप ब्राह्मण हैं? जी नहीं, जी नहीं, हुँ? क्या हैं मैं आप? ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं ओबीसी हूँ, क्या हैं? तो ओबीसी से हूँ। आप ओबीसी हैं, तो ओबीसी में आपको क्या दर्द आ रहा है भाई? मैं ये ओबीसी चाहता को हूँ कि क्या भाई दर्द है? आपका ये बताइए आपका धर्म क्या है? चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। आपका धर्म क्या है? अब देखिए मैं धर्म की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपका टॉपिक है कि पाखंडी आप सारे उसी पाखंडी की यहीं बात क्यों कर रहे जन्म हैं लेते ना। हैं हम? हम हुँ, देखें पाखंडी तभी आएगा ना जब वो धर्म होगा धर्म में पाखंड आएगा। तो पहले हम आपके एक-एक चीज़ जो रूट कॉज़ है उसको चेक कर लेते हैं ना कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ से आई है। आपने कहा कि आप एक धर्म को एक अच्छा ये बताइए कि ओबीसी के लोग पाखंड करते हैं? देखिए बोलिए। मैं ओबीसी से हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओबीसी के सारे समाज किसी पाखंड है या जो भी है, उनकी अपनी मान्यता आप है, बताइए वो आप उन आप जो धार्मिक रूप क्वेश्चन से। पूछे हैं कि एक जाति को टारगेट करते हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ओबीसी लोग पाखंड करते हैं? बताइए। पहले ये समझना होगा। मैंने एक आम धारणा बताई आपको कि पाखंड ज़्यादातर व्यक्ति, मैं ये नहीं करूँ आप पाखंड की को कैसे परिभाषित करते हैं। आम धारणा जो सोशल मीडिया पर है, वो धार्मिक कार्यों में जो भी व्यक्ति है, चाहे आप ओबीसी से या फिर अन्य वर्गों से भी आप देखे होंगे कोई साधु संत या महात्मा बने हैं या अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन्हीं कार्यों में वे बिता देते हैं। अब जैसे उन एग्ज़ाम्पल के कार्यों लिए को ज़रा एक नाम बताइए देखते तो?
ज़रा एक एक नाम बताइए तो ज़रा आप हमें, जो ओबीसी से हों और जो ये सब च चीज़ें बने हुए हों, बनाए हुए हों, नाम मैं बताइए ज़रा इतिहास एक। की बात नहीं करता हूँ, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में न बात कर हम रहा हूँ, मैं आज ही हमेशा की ये बात कह कर रहा हूँ। रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं उसी की मैं ही बात कर रहा हूँ। आप जो हुँ। बात कह रहे हैं उसी की बात कर रहा हूँ। एक नाम बताइए आप हमें। अब मैं व्यक्तिगत किसी का नाम क्या लूँगा, लेकिन आप अपने मैं गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। गाँव में आप देखिए, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, जो जीवन का आखिरी समय जब होता है, जब उसका 50-60 साल अच्छा, उम्र हो एक जाता है, 70 साल ओबीसी का उम्र हो नाम जाता है, बताइए, एक ओबीसी का नाम बताइए एकदम करंट में जो शंकराचार्य हो। नहीं है। कोई नहीं है। ओबीसी नहीं है आप शंकराचार्य। तो कोई ओबीसी शंकराचार्य नहीं है। एक ओबीसी का नाम बताइए जिसने आप जिसको धर्म समझते हैं उसका धर्म ग्रंथ लिखा हुआ हो। नहीं है, ओबीसी समाज से कोई अ, भी नहीं है। नहीं है। अच्छा, एक ओबीसी का नाम बताइए जो किसी भी पीठ का मालिक हो, पीठाधीश हो, मठों का मालिक हो, मठाधीश हो, जो बड़े-बड़े मठ हैं, जो 51 शक्तिपीठ हैं, जो शंकराचार्यों के जो इतने सारे मठ हैं, इनका। देखिए, आप हर बात को ओबीसी से जोड़ के देखते हैं, अभी। नहीं, नहीं, हम ओबीसी से देख के जोड़ना ओबीसी का पड़ेगा ना। आप संविधान। ओबीसी हैं ना? आप हाँ, ठीक ओबीसी है ना, हैं, आपने यहाँ पे व्यक्तिगत तो कहा कि बात नहीं हो आपको रही ऐसा ना। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आपने यहाँ पे कहा कि आपको नहीं लगता कि आप एक जाति को टारगेट कर रहे हैं। तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि आपका जो दर्द है, वो किस जाति के लिए उभरा है? जब ओबीसी न शंकराचार्य है, न किसी का पीठाधीश है, न कोई धर्म ग्रंथ लिखा है, न धर्म ग्रंथ का अनुवाद किया है, जब वो किसी स्टैंड पे है ही नहीं, यानी आपका कोई स्टैंड नहीं है, तो आप किसका झंडा लेके खड़ा होके किस जाति की यहाँ बात करने आए थे? हम वो जानना चाह रहे हैं ना आपसे। अब बताइए कौन-सी ऐसी जाति है जो ये सारे धर्म ग्रंथ लिखी है? बोलिए। अच्छा, एक बात बताइए, ओबीसी का निर्माण कब हुआ? संविधान लागू होने के बाद, है ना? बाबा साहब ने अ, तो उससे समाज के वर्गों पहले को 4 भागों में बाँटा। हाँ, ज्योतिराव फूले जी से पहले कितने ओबीसी पढ़े लिखे थे? नहीं था, कोई नहीं था। ज्योतिराव फूले जी को खुद पढ़ाया अंग्रेजों ने। जी, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका धर्म तब नहीं था, तब आपके ये पाखंडी लोग नहीं थे, आपको उस समय पढ़ाते-लिखाते नहीं थे। पूरा ठेका ही ओबीसी को कौन-सा ठेका दे दिए थे भई, पढ़ाई-लिखाई अंग्रेज आके पढ़ा रहा है। ओबीसी को अच्छा देखिए, पढ़ाई का आप हक अंग्रेज दिया है। आपका धर्म हुँ, तब कहाँ था? कौन-सा ऐसा धर्म का पालन कर रहे थे जिसका ईश्वर भी आपको पढ़ने-लिखने की बात नहीं किया, वो भी आपको अनपढ़ बनाए रखा? कौन-सा धर्म था देखिए, उस समय? उस समय तो ना मैं था और ना ही मेरी कोई जानकारी है उस विषय में। जो भी है, देखें, डिबेटर हम भी डिबेटर पढ़ते हैं। भागिए मत, इसको कहते हैं ना पलायनवादिता। जब नहीं, भी ये आप एजुकेशन पलायनवादिता लेने नहीं है। जाएँगे, एक मैं इसको वही पलायनवादिता कहा। कहते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। इसको पलायनवादिता कहते हैं। अभी हम इतिहास की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम पिछले 150-200 साल की बात कह रहे हैं। जब आप रियल मुद्दों से भागते हैं, जब भी आप बात पढ़ने स्कूल में जाएँगे, तो आपको साइंस पढ़ाई जाएगी और साथ में इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि आप इतिहास से भागेंगे, ऐसा थोड़े होता है। एक इतिहास से ही जुड़ी हुई कड़ी होती है। आपको साइंस में भी इतिहास पढ़ाया जाता है। साइंस में भी हमको न्यूटन्स का फ़ॉर्मूला पढ़ाया जाता है, मैक्सवेल का पढ़ाया जाता है, फ़ैराडे पढ़ाया जाता है। जब हम आर्मस्ट्रॉन्ग का पढ़ते हैं हम लोग, तो जब हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, ये लोग तो आज की डेट में नहीं ज़िंदा हैं, लेकिन हम इनके फ़ॉर्मूले पढ़ते हैं, कोपरनिकस के भी पढ़ते हैं, गैलीलियो के भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ये भी तो इतिहास में हुए हैं ना, 400-500 साल, 300 साल जो भी पहले के रहे हैं, हम इनकी भी चीज़ें पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतिहास चाहे साइंस हो या प्योर इतिहास हो, कहीं पीछा नहीं छोड़ती है। तो हम इससे भाग नहीं सकते हैं। हमको इस पर डिस्कशन करना होगा। और यहीं पे मैं क्वेश्चन जब आ रहा है कि आप जिस समय इस समय आए हैं कि आप सौहार्द की बात कर रहे हैं कि सौहार्द बिगड़ जा रहा है। हम पूछ रहे हैं कि वो कौन पाखंडी है जिसका पाखंड बचा लेने से आपका सौहार्द बना रहेगा भाई? आप यही बता दीजिए। वो कौन-सा पाखंडी है जिसका पाखंड बच बच जाने पर आपका सौहार्द बना रहेगा? बोलिए। आप किस एक पाखंडी एक का बार पाखंड बचाना चाहते हैं? अच्छा, ये बताइए, आप आसाराम को आप जानते हैं? जी, जानता हूँ। आप आसाराम आसाराम को की तो तो बात ही सारे नहीं कर नेता, रहे ना। आप हम आसाराम सबकी की तो बात बात कर नहीं रहे हैं कर ना, रहे हैं। हम सबकी बात आप कर रहे बात हैं ना, हम सारे पाखंडियों नहीं, की बात मैं कर रहे हैं। देखिए, मैं जो जितने समझ पा रहा पाखंडी हूँ, हैं, आप हर एक पाखंडी की हम बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। हमें एक बात जी, बताइए, सिंपल सी बात बताइए, एक सिंपल सी बात बताइए, आप राम कृष्ण को मानते हैं? भगवान जी, को तो मानते मानते हैं। होंगे ना? हाँ, वो बिल्कुल किस मानते हैं। धर्म के लोग हैं? ये किस धर्म के लोग हैं? अब देखिए, धर्म धर्म का खेल जो है, ये सारा चीज़ तो हमारे जब मुस्लिम शासन काल आया भारत में, उसके बाद ये रिलीजन, धर्म, मज़हब, इन चीज़ों का कांसेप्ट उससे आया है। पहले क्या था? इससे उससे उससे पहले क्या पहले था? परंपरा रही थी, भारत में एक परंपरा रही थी, अपना एक कह रामकृष्ण का सकते हैं। मुस्लिम शासन काल से पहले रामकृष्ण का कोई सबूत मिला है?
अब देखिए, सबूत की जहाँ तक बात होती है, पुरातत्व वाले जाने, सबूत की जानकारी मुझे नहीं है कि इसका कुछ सबूत है कि नहीं। लोग लेकिन हमारे क्यों पास नहीं जो जानकारी है आपको? ग्रंथ है, डिबेटर ग्रंथ एक के बात माध्यम बता से अच्छा, आप जानकारी कितनी मिली है। पढ़ाई किए हैं? आप कितनी पढ़ाई किए हैं? ग्रेजुएट हूँ मैं। आप ग्रेजुएट हैं। तो आपको एक जी, बात तो एकदम क्लियर पता होगी कि जब भी आप ग्रंथों की बात करेंगे, तो ग्रंथ लिखने के लिए लिपि और भाषा की ज़रूरत बिल्कुल। होती है ना? जब भी हम कोई भी ग्रंथ लिखते हैं, तो उसके लिए हम किस भाषा में लिखेंगे, किस लिपि में? तो आपने कहा आप ग्रंथों के माध्यम से जानते हैं, इन ग्रंथों को किसने लिखा है? ज़रूर जो जानकार व्यक्ति थे उन्होंने लिखा है। उस कौन समय लोग आज से जानकार 100 व्यक्ति साल, थे? 2 साल, 500 साल पहले जो भी थे। आपके हिसाब से कौन व्यक्ति जानकार व्यक्ति रहा होगा? बोलिए। देखिए, राम जी के बारे में हम कैसे जानते हैं? जैसे हम अभी जिस एरिया में हैं, या आप यूपी बिहार का ये जो भी एरिया है, अब रामचरितमानस बहुत फेमस है इधर। रामचरितमानस के माध्यम से हम जानते हैं, तुलसीदास इनके बारे में लिखे हैं। तो तुलसीदास अपनी भाषा अवधी में लिखे हैं। उससे पहले ऐसा भी बताया जाता है कि संस्कृत में भी लिखा गया था, जो कि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ था। जो भी हो, तो हमारी जो जानकारी है तुलसीदास के थ्रू आती है, अवधी भाषा से। कम से कम इतना तो पता, 800, 400, 500 साल पहले तुलसीदास ने लिखा था। अब तुलसीदास के बारे में तो कह सकते हो, वो जानकार व्यक्ति थे। एक जानकार व्यक्ति थे, उनको जानकारी थी, उनको ज़रूर कहीं न कहीं से जानकारी मिली होगी, कोई न कोई सोर्स होगा। ऐसे तो मनगढ़ंत कहानी नहीं लिख सकते ना वो। अच्छा, तुलसी ने आपके ओबीसी पिछड़े वर्ग के बारे में क्या लिखा? उस समय ओबीसी था नहीं ना, ओबीसी पिछड़ा वर्ग था नहीं ना। तो ओबीसी पिछड़ा वर्ग नहीं था, लेकिन उसको कुछ तो कहा जाता होगा ना, कुछ तो नामकरण दिया गया होगा कि पिछड़ा देखिए, वर्ग जो है इसका नामकरण दिया होगा। अभी आप हुँ। कुछ भी कोरिलेशन निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, नहीं, तो आप उससे क्या भागिए मत, होगा? देखिए अब मुद्दे हाँ, से मत भागिए ना। आप पहले मुद्दा छेड़ रहे हैं, जब मैं उस मुद्दे पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ, तो आप मुद्दा छोड़ के भाग जा रहे हैं। काहे ऐसा कर रहे हैं भाई? डिस्कशन देखिए जब किया आप जाता है ना, तो अच्छे से किया जाता है। हमने तुलसी का नाम नहीं लिया। आपने कहा हुँ, तुलसी एक बहुत जानकार व्यक्ति था। तो हमने हुँ, आपकी ही बात को कहा कि जब वो इतना ही जानकार था, तो उसने पिछड़े वर्ग के बारे में कुछ न कुछ तो लिखा होगा। हमने यही तो पूछा ना, और आप तुरंत भागना शुरू कर दिए। भाई मैं भाग जानकार नहीं रहा हूँ, व्यक्ति उस है, मैं बोल रहा हूँ तो नहीं पिछड़ा भाग वर्ग रहे हैं, का तो जो हम मेहमान है, आपकी तुलसी की तुलसीदास कौन-सी सदी का था? बताइए? वो 16वीं 17वीं शताब्दी का था, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ 17वीं कि पिछड़ा 17वीं वर्ग सदी का था। अर्थात अब सुनिए ओबीसी 1 मिनट, आज़ादी के 1 बाद मिनट, बना हुआ। 1 मिनट, हाँ, अरे भागिए मत भाई, इतना जल्दी भागने की क्या ज़रूरत है? जब हम बात कर ही रहे हैं, तो अच्छे से बात करेंगे ना। हुँ? हाँ, कीजिए, मैं भाग नहीं एक-एक रहा चीज़ हूँ। पर जब तक उसको अच्छे से आप नहीं समझिएगा, तो आपको भी लगेगा कि आप अंधेरे में हैं। हम हुँ, आपको तुलसी जब इतना जानकार व्यक्ति था, 17वीं सदी में उसको राम के बारे में कहाँ से पता चल गया? बताइए? 17वीं अब सदी देखिए में एक एक जो व्यक्ति है 17वीं सदी में, जिस समय भारत में मुगल हैं सब, भारत में हुँ, मुस्लिम हैं, मुगलों का शासन है। हुँ। मुगल तो भारत में बहुजन कह रहा हूँ, भारत के जितने भी लोग थे उनकी बहू-बेटियाँ लूटते थे ना मुगल, क्यों? अब वो क्या करते थे, आप तो तुलसीदास से मुगल पर चले गए। तो आपका नहीं, प्रश्न है कि नहीं, तुलसीदास की अरे जानकारी भाई, कहाँ से हम मिलती? वही तो पूछ आप रहे भाग रहे हैं। हैं ना? हाँ, नहीं, नहीं, आप भाग रहे हैं यहाँ से। हम पूछ रहे हैं कि जिस समय आप इस दावा करते हैं कि मुगल जो है भारतीयों की बहू-बेटियाँ लूट लेते थे, उसके उसके समय में एक व्यक्ति को राम के दर्शन हो रहे थे। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि तुलसी जब इतना जानकार व्यक्ति था, जिसको राम के बारे में इतनी जानकारी हो रही थी, तो आपके भगवान उस समय थे कि नहीं थे? और तुलसी जब इतना जानकार व्यक्ति था, तो उसने शूद्रों के बारे में क्या लिखा? क्या जानकारी दिया है? हम आपसे यही पूछे हैं। आप वही चीज़ देखिए जवाब नहीं दे रहे उन्होंने हैं। शूद्रों हुँ, के बारे में जो कुछ भी लिखा हो, अब उनका क्या हुँ। अभिप्राय था उस समय और आज उसको हम किन अर्थों में ले आप रहे हैं, कह रहे हैं, इसको अच्छा, कौन-सी जाति से था वो? कौन-सी जाति से था? वो ब्राह्मण समाज से था। हुँ? ब्राह्मण ब्राह्मण समाज समाज से से था वो। था। तो एक जी। ब्राह्मण समाज का जो जानकार व्यक्ति है, वो जो जानकारी दिया है, तो एक नज़र डाल लीजिए। आपका जो जो जाति है, पढ़िए तो क्या लिखा है? पहला वाला ऊपर से ही। लिखा हुआ है, साप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। सील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण। देखिए, ये जो भी बातें हैं, अरे आज पूरा आज पढ़ हम जिस लीजिए ना, ग्रंथ को एक बार पढ़ रहे पूरा हैं, इसमें पढ़िए ना एक कहाँ बार। से क्या एक बार मेल। पूरा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अरे एक बार पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद से हम अच्छा, बात करते हैं ना, उसको पूरा ठीक है, पढ़ निचला लीजिए। पंक्ति भी पढ़ दे रहा हूँ। श्री राम जी ने अपना धर्म, भागवत धर्म कहकर उसे नहीं, 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 समझाया। 1 मिनट, 1 अपने मिनट, 1 मिनट, 1 चरणों मिनट। में 1 मिनट। ओहो! आप ऊपर वाला पूरा नहीं बताइए। पढ़े ना, ऊपर वाला ही पूरा नहीं पढ़े हैं। सील और गुण से हीन ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण जी। भी शूद्र पूजनीय नहीं। अब बताइए कि
आपको तो वो कह रहा है तुलसीदास इतना जानकार व्यक्ति था, इतना जानकार व्यक्ति था, राम के बारे में उसको इतनी जानकारी थी कि वो ये कह रहा है कि सील और गुण से हीन ब्राह्मण पूजनीय है और शाप दे दे आपको, मार-पीट दे, कठोर वचन कह दे, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय है, जैसे आप उसकी बात को मान के रखे हुए हैं। और आपको कह रहा है आप आए थे उसका ब्राह्मणवाद बचाने यहाँ पे नहीं, और क्या देखिए कह रहा है, जर्नी जी, 1 मिनट आपको इसी ये बात का दर्द ब्राह्मणवाद था ना बचाने कि नहीं आया आप हूँ। एक आप वही आए थे बचाने, आपने क्या कहा यहाँ पे? आपने यही कहा था ना कि एक जाति आपको नहीं लग रहा था एक जाति जो धर्म ग्रंथ पढ़ती है उसको आप जो है टारगेट कर रहे हैं। तो आप आए थे उसी को बचाने और वो आपके बारे में क्या कह रहा है कि श्राप देता हुआ किसको श्राप देगा? आप ही को देगा क्योंकि हमने तो नहीं देखा, ये तो मस्जिद में बैठ के रहते थे, तुलसीदास बैठ के वहाँ पे लिखते थे। तो ये तो मुगलों को तो नहीं गाली दिए। अकबर के उल्टे उसका जो दरबारी था उसके यहाँ अपनी किताब रखवा दिए, टोडरमल के यहाँ। और कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण शाप देता हुआ, मारता हुआ कठोर वचन कहा, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय है। आपको लतिया दे, जुतिया दे, सुठिया दे, तो भी वो आपके लिए पूजनीय है। ऐसा संत कहते हैं, तो आप बहुत जानकार व्यक्ति है, देखिए बता रहा है। सील और गुण से हीन ब्राह्मण पूजनीय है, तब भी वो पूजनीय है। लेकिन आप जो हैं, कितना भी गुण गणों से युक्त हो जाएँ, ज्ञान में निपुण हो जाएँ, फिर भी शूद्र पूजनीय नहीं है। तो जो व्यक्ति आपको इतना लतिया जुतिया दे रहा है, वो भी आपके लिए पूजनीय है। आप बता रहे हैं कि बहुत जानकार व्यक्ति था। ये सबसे जानकार व्यक्ति आपके बारे में जानकारी दे रहा है कि आपको जूते की नोक पे रख रहा है, तब भी आप पूजनीय नहीं हैं, चाहे कितना ज्ञानी बन जाएँ। आप किसका ब्राह्मणवाद यहाँ पे आए थे बचाने भाई? बता दीजिए आप डिबेटर, क्या बचाने आए थे आप? देखिए, आप जिसको आप जानकार कह पहली रहे बात हैं, वो तो मैं तो ये बोल दे लात-जूती रहा हूँ मारने की बात कर रहा है यहाँ पे। हाँ, बोलिए। पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूँ हम लोग अभी मेन मुद्दे से बहुत दूर चले गए हैं। तो ठीक है, मैं इसी पे बात हमारा कर लेता मेन हूँ। अब मुद्दा जो नहीं जो भी देखें, श्लोक हमारा दिखा रहे मेन हैं ना मुद्दा यही है। सुने देखें, 1 मिनट डिबेटर, आप ऐसे मत भागिए। डिस्कशन होता है ना, तो उसके बेसिक्स पहलू जो होते हैं, उसमें कई पॉइंट्स होते हैं। हर एक पॉइंट को डिस्कशन करना होता है। ये आपने क्वेश्चन उठाया था, हमने कभी तुलसी का नाम नहीं लिया। हमने तो सिर्फ ज्योतिराव फूले जी के समय का लिया था, ओबीसी पूछने के लिए। आपने खुद पहुँच गए वहाँ पे तुलसी पे। और उसको बताया कि वो बहुत जानकार व्यक्ति था, उसको राम के बारे में जानकारी थी, ब्राह्मण था वो। और वो व्यक्ति आपको जूते की नोक पे रखने की बात कह रहा है। वो व्यक्ति जूते की नोक पे रखने की बात कह रहा है, उसको आप बोल रहे हैं जानकार व्यक्ति। तो आपको नहीं लग रहा है कि आप जो है अपना सम्मान खुद ही गिरा दिए हैं? कहा जाता है कि एक व्यक्ति का सम्मान ना पहले खुद अपने को जो सम्मान नहीं देता है, उसको दुनिया सम्मान नहीं देती है। तो आपको नहीं लग रहा है कि आप जैसे ओबीसी अगर ओबीसी हैं तो, अगर ब्राह्मण पता नहीं ब्राह्मण है कि नहीं है हमें नहीं पता, आप ओबीसी कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप अपने को खुद को इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, तो आपको कौन इज़्ज़त देगा भाई? जो आपको जूते की नोक पे रखने की बात कह रहा है, उसको आप बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा पूजनीय है, वो सबसे बड़ा जानकार है। अब बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो बातें गलत है आज के हुँ। परिप्रेक्ष्य में, जो भी श्लोक आपने दिखाया, आपको लगता है इससे कि जो भी ये बातें कही तुलसी जो गई है, है, ये उसकी गलत जो है। सोच है वो गलत है? आपको लगता है कि ये पहली बात तुलसी तो जो बोल रहा है वो मुझे गलत 1 है? मिनट बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए। आप जो बातें बोलिए गलत लेकिन है, ये तो क्लियर कहिए इसको ना कि दुनिया इसकी का बात ये हर गलत व्यक्ति है। गलत कहेगा ना। इसको मैं गलत कहता हूँ, हुँ। ठीक है? इसको कोई भी गलत कहेगा, मैं क्या कोई भी गलत अच्छा कहेगा। इसमें क्या लेकिन चीज़ ये सही चेरी अच्छा पिकिंग इसमें है, क्या साइंस चीज़ सही जर्नी जी, ये चेरी पिकिंग है। आप जो अच्छा उठा रहे हैं ना, सही ये चीज़ चेरी क्या है? पिकिंग है। हाँ, नहीं कैसे इसमें जो चेरी भी पिकिंग है? अच्छी साबित बातें कीजिए कैसे हैं, चेरी पिकिंग है? नहीं, नहीं चेरी आप पिकिंग एक इसको नहीं चीज़ को कहते उठा हैं। के बोल रहे डिबेटर जी हैं आपको पता नहीं है चेरी पिकिंग 1 मिनट। चेरी पिकिंग आप वो समझ नहीं पा रहे चेरी पिकिंग क्या होती है? आपको यही नहीं पता है कि चेरी पिकिंग क्या होती है? आप कह रहे हैं इसमें जो अच्छी बातें हैं। आपको पूरा गुह में लपेट के और कुछ दे दिया और आप क्या कह रहे हैं कि चेरी पिकिंग है? आपको शर्म नहीं आ रही है? इतना बेशर्म कैसे कोई हो सकता है भाई? आपको सरेआम यहाँ जूते की नोक पे रख रहा है और ये किताब 17वीं सदी की है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि मिलावटी किताब है। 17वीं सदी की है। इस किताब में ये साफ-साफ लिख रहा है कि कोई भी शूद्र जो है, चाहे गुण गणों से युक्त हो जाए, ज्ञान में निपुण हो जाए, तो भी शूद्र नहीं पूजनीय नहीं है। और क्या कह रहा है कि एक ब्राह्मण जो है पीट रहा है, श्राप दे रहा है, मारता-पीटता, कठोर गाली-गलौज कर रहा है, तो भी पूजनीय है। उसमें सील नहीं है, गुण नहीं है, तो भी। अब आप कह रहे हैं कि चेरी पिकिंग है। भैया चेरी पिकिंग उसको कहते हैं कि एक पूरा सेंटेंस है, जिसका कुछ और मीनिंग निकल रहा है, उसका एक छोटा-सा हिस्सा निकाल के कुछ और मीनिंग निकाल दिया जाए। इसको चेरी पिकिंग कहते हैं। यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है, ये चेरी पिकिंग नहीं है। और आप बता दीजिए कि इसमें कहाँ क्या अच्छी बात लिखी हुई है? वही बता दीजिए आप। पहले तो ये आपकी गलत धारणा है कि ये चेरी पिकिंग है। चेरी पिकिंग का मतलब नहीं समझ रहे हैं। ये चेरी पिकिंग नहीं कहते हैं। ये हकीकत है जो इसके बारे में सोचता है। अब बताइए कि इसमें क्या आपको अच्छा लग रहा है, जो अच्छा दे दिया है? चलिए
चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि चेरी पिकिंग नहीं है, लेकिन आप उन चीज़ों को उठा के दिखाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है आज हुँ। समाज में। आज के तो परिप्रेक्ष्य से बात नहीं है। कीजिए ना, अच्छा, आज आप कह रहे हैं कि इसका अर्थ ओबीसी नहीं है? आप कह नहीं, रहे हैं नहीं, कि इसका अर्थ इसका नहीं अर्थ है? नहीं है। तो आप इसका बताइए कोई कि अर्थ नहीं भारत में जितनी आज चलिए, प्रो हम आपकी आज इसी बात पर एक एक रुक जाइए, अब रुक जाइए। आपने कहा आज इसका कोई मतलब नहीं है। अब बताइए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भारत के कितने ओबीसी प्रोफ़ेसर हैं? अभी तो भारत है की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2000 हैं, उसमें ओबीसी के कितने प्रोफ़ेसर हैं? बताइए। अभी तो है 2020 तक नहीं था, लेकिन अभी है। अभी मुझे संख्या एग्ज़ैक्ट याद नहीं तो है, लेकिन अभी है। 2020 तक सुन लीजिए, आप लोगों ने कह रहे हैं 2020 तक नहीं था। भाई एक बात बताइए कि 2000 आजाद हुए भारत को 1947 हो गया। ये किताब बहुत मतलब आप कह रहे हैं 17वीं सदी है और आज तक ओबीसी के प्रोफेसर नहीं है। कितने प्रोफेसर हो गए हैं अभी? कितने प्रतिशत प्रोफेसर हो गए होंगे? बताइए। आप ओबीसी के मुद्दा कितने बदल रहे प्रतिशत हैं। प्रोफेसर हो गए हैं? आप जंप कर हुँ। रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक, फिर से मैं आपको तो वापस आप जंप कर रहे हैं मिस्टर डिबेटर, आप जंप कर रहे हैं। आपने कहा कि ये आज की डेट में कोई नहीं मानता है, तो हमने आज की डेट में पूछ लिया भाई, कि अगर ये बात जो है आप ब्राह्मणों का कि गुण गणों से युक्त ज्ञान में निपुण शूद्र पूजनीय नहीं है, क्या आज भी ऐसा है? तो हमने आपको रियल डेटा पूछ लिया, अब रियल डेटा हम आपको दिखाते हैं। आप 2020 कह रहे थे, हम 2022-23 का आपको आंकड़ा दिखाते हैं। हम आपको हकीकत दिखाते हैं ना। आप लोगों का क्या चक्कर है कि आप लोग जानकारी नहीं रखते हैं और न रखने के कारण ये नेचर है। दुनिया का अच्छे जो रिसर्च पेपर हैं, उसमें से 2023 का डेटा है ये और इस 2023 के डेटा में ये है आपका, ये देखिए ये लिस्ट है ये और इस लिस्ट में दिखाया गया है कि जो जनरल वर्ग के जो प्रोफेसर हैं, ये सबसे नीचे वाला जो आप डेटा देख लीजिए, ये प्रोफेसरशिप का डेटा है। सब लोग देख लीजिए। ऊपर आदिवासी लोग हैं, दलित एससी को दलित इसने लिख दिया है, ओबीसी यहाँ पे लिखा है, ये ओबीसी का डेटा है और प्रोफेसरशिप में आप देखेंगे तो ओबीसी का 2023 में पता ही नहीं चल रहा है। रिजर्वेशन ओबीसी को कितना मिला है? कहाँ गए ये डिबेटर? बताएँगे ज़रा आप हमें? चेक कर लेते हैं ना अभी कितना हक मिला है। हाँ, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन ओबीसी को। कितना? 27। अब जनसंख्या प्रतिशत कितना है ओबीसी का? 52 के आसपास है, 52%। कैसे आपको पता चला 52% है? देखिए, ये तो अभी तो हाल में कोई जनगणना हुई नहीं, जाती है जनगणना। 1931 का जो भी रिकॉर्ड है, उस आधार पर कह तो सकते हैं, तो या कुछ ज़्यादा बड़ा होगा। 1931 अच्छा, अच्छा इस 27% जो आंकड़ा दिया गया है, तो एससी-एसटी का जितना जनसंख्या प्रतिशत होता है, उसी हिसाब से उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। यानी जनसंख्या जितना प्रतिशत होगा, उसी हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलता है। तो जब आपको पता है 52% तो आपको 52% रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया है? और जनसंख्या गणना जो होगी, उसमें हो सकता है कि 52 की बजाय आपका 65 आ जाए। तो जनसंख्या गणना आज तक क्यों नहीं करवाई गई और आज आज तक आपको जो है 52% रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला? इसका ज़रा जवाब दीजिए आप हमें। पहली बात तो आप ये समझिए कि जनगणना क्यों नहीं करवाया गया, ये सरकार सरकार का काम है। करवाना ना नहीं, करवाना ये सरकार उनकी का अपनी काम चीज़ नहीं है। है। सरकार हाँ, का तो काम नहीं है ये। सरकार का काम नहीं है। भारत में ओबीसी के कितने प्रधानमंत्री बने हैं अब तक? बताइए। अब देखिए, इसकी जानकारी नहीं है मेरे पास। तो एक एक बात आपको बता इसकी पहले जानकारी बात। नहीं है। आपको हाँ, इसकी ठीक। जानकारी नहीं है कि कितने ओबीसी प्रधानमंत्री बने। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कितने प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने जनसंख्या गणना में जाति का कॉलम गणना करवाने की कोशिश की? देखिए, आप जो जिस मुद्दे को आप यहाँ पर ले आ रहे हैं ना, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसकी जानकारी नहीं है मेरे पास। तो मेरा आप जो क्यों पॉइंट नहीं हैं? देखें आप 1 मिनट रुकिए, आप ग्रेजुएट हैं। आप जो प्रेज़ेंट समस्या है, जब इतिहास की बात हो रही है, इतिहास से भाग रहे हैं। प्रेज़ेंट की जो समस्या है, उससे भी भाग रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आप ओबीसी की जो मूल समस्या है, उसी से भाग रहे हैं? ओबीसी की मूल समस्या आती है, उसको हक अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि धर्म में लिखा हुआ है। जब आपको धर्म की किताब दिखाई गई, तो आपने क्या कहा कि ये सब पुरानी बातें हो गई, आज कुछ है ही नहीं। तो हमने रियल डेटा निकाल दिया कि अगर धर्म ग्रंथ में जो लिखा है, अगर वैसा नहीं फॉलो होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी जनसंख्या प्रतिशत है, उसके हिसाब से आपको प्रतिनिधित्व मिल गया होगा। तो जब हम ये खोल रहे हैं, तो इससे भी आप भाग रहे हैं। देखें, अगर पुरानी चीज़ें धर्म जो है बहुत महीन चलता है, बहुत महीन खेल है। अगर धर्म ग्रंथ में लिखा है कि ओबीसी को अधिकार नहीं देना है, शूद्र मतलब पिछड़ा वर्ग को कहते हैं शूद्र, अंत्यज कहते हैं एससी-एसटी को।
तो जब शूद्र के बारे में ऐसा लिख दिया गया है कि शूद्र को हक अधिकार नहीं देना है, तो ये डेटा यहाँ पे साफ-साफ बता रहा है, नीचे वाला जनरल डेटा देखिए। सब लोग देखिए, ये स्कॉलरशिप स्कॉलर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है दूसरा, तीसरा जो है एसोसिएट प्रोफेसर है और चौथा है प्रोफेसर। 2023 में सेंट्रल जो डेटा है 90 और 100 के बीच में प्रोफेसर कितने हैं देख लीजिए, 97-98% जो जनरल क्लास के प्रोफेसर हैं। ओबीसी का आप देखेंगे सबसे नीचे वाला जो डेटा आपको दिख रहा होगा प्रोफेसरशिप में एकदम हल्का सा खत्म। यानी कि कहावत जो धर्म ग्रंथों में जो लिखी है, वो जिसको आप अपना धर्म ग्रंथ मान के बैठे हुए हैं, वही चीज यहाँ पे अप्लाई हुई है। नहीं तो आपको हक अधिकार दे दिया गया होता। ओबीसी आपको क्या लग रहा है? ओबीसी बेवकूफ है? अरे ओबीसी में एक से एक पढ़े लिखे लड़के हैं। लेकिन आज तक आपको ना प्रोफेसर बनाया जा रहा है, ना आपको नौकरी दी जा रही है। नौकरी भी आई है 27%। अच्छा, ये नौकरी किसने दिया था? किसने इसके लिए आंदोलन खड़ा किया था भाई? किसने आपको ओबीसी को 27% जो रिजर्वेशन आया है, ये किसने दिया था? यही बता दीजिए आप। देखिए, आप जैसे टॉपिक को ला रहे हैं, मेरा मूल प्रश्न था आपके टॉपिक पर। आपने जो है हम वही प्रश्न ज्यादातर पर अभी भी पाखंडी बात कह भारत। रहे हैं। देखें 1 मिनट, हम वही बात कह रहे हैं कि ज़्यादातर पाखंडी जो होते हैं, पाखंडी, पाखंड में ओबीसी में ओबीसी के हक अधिकार में दोनों रिलेशन है। आप पाखंडी का बचाव करने आए हैं, क्यों करने आए हैं? क्योंकि आपको ये सारी डेटा की जानकारी नहीं है कि आपका हक अधिकार गायब हो जा रहा है। आप यहाँ पे पाखंडियों की, धूर्तों की, मक्कारों की धोती बचाने में लगे हुए हैं और उधर आपका सारा हक अधिकार मार के कोई और खा रहा है। यही पाखंडियों के बच्चे बैठ के खा रहे हैं। आपको इसकी जानकारी नहीं है कि आप यहाँ आए हैं, आपके नाक के नीचे से आपकी क्या-क्या चीज़ें सरक सरक गई हैं। यही चीज़ आपको नहीं जानकारी है। तो यहाँ पे साफ-साफ आप जो कह रहे थे कि आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, तो हमने ये डेटा ओपन किया हुआ है। आप बता दीजिए कि प्रोफेसरशिप में एससी, एसटी, ओबीसी कहाँ है? क्यों नहीं इनको दिया गया है भाई? कम से कम 27% रिजर्वेशन के हिसाब से देता, तो भी यहाँ पे ये जो 50 का जो डेटा है, यहाँ पे कम से कम 50% तक तो एससी, एसटी, ओबीसी होते हैं। अब देखें एसोसिएट प्रोफेसर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या प्रोफेसरशिप, तीनों में ही जनरल का डेटा जो है आगे भागा हुआ है। यानी यहाँ रिजर्वेशन तक नहीं दिया गया है एससी, एसटी, ओबीसी, क्योंकि इसमें सैलरी अच्छी मिलती है। जो प्रोफेसर होगा उसको 2.5-3 लाख से कम थोड़े मिलता होगा, 2 ढाई लाख तो मिलता ही होगा सैलरी। तो ये चूँकि अच्छी पोस्ट है, चूँकि इसमें आपको कई सारे अधिकार मिल जाते हैं, रिक्रूटमेंट से लेके आप रिक्रूटमेंट सेल तक में जा सकते हैं। तो आपका रिक्रूटमेंट कौन कर रहा है? यानी कि ये जनरल वर्ग कर रहा है, एससी, एसटी, ओबीसी का रिक्रूटमेंट। कौन से लोगों का करेगा वो? आपका हक अधिकार कहाँ है भाई? यानी कि सीधी-सी बात है कि ये जनरल वही वर्ग है जो बैठा हुआ है, जो आपके धर्म जिसका आप बचाने आए हैं, वही आपको हक अधिकार आपके नाक के नीचे से खा रहा है। तो हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आप किसकी धोती बचाने आए हैं भाई? क्या एससी, एसटी, ओबीसी को उससे हक मिल जाएगा आप उसकी धोती बचा लेंगे तो? यही बता दीजिए आप हमें। चलिए, मैं आपके आपकी कितने सारी बातों को मान आपके लेता हूँ, कितने ठीक है? बाबा जो आप हैं, मेरी बात आपके तो सही कितने है। पाखंडी बाबा 1 मिनट, आपके कितने पाखंडी बाबा जो हैं, वो एससी और एसटी, ओबीसी, भाई एससी, एसटी, ओबीसी इसीलिए ना जाता है ना बाबाओं के पास कि हमारे दुःख दुःख का समाधान होगा। अब हमें बता दीजिए कितने एससी, एसटी, ओबीसी बाबा जो हैं, वो रिजर्वेशन या एससी, एसटी, ओबीसी की जनसंख्या गणना करा के उनके हक अधिकार देने की वकालत किए हैं या ओपन कहीं पे इंटरव्यू दिए हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहिए। एक बाबा का आप नाम बता दीजिए जिसने ऐसा कहा हो कि इनका जनसंख्या गणना कराओ और इनको हक अधिकार दो आप। एक बाबा का नाम बता देखिए, दीजिए। हक हक अधिकार का जो भी मामला है, जो भी संवैधानिक अधिकार है, हम लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं किया, चाहे एससी समाज का हो, एसटी समाज का हो, ओबीसी समाज का हो। आजकल तो 10% तो सामान्य वर्ग के आप लिए भी ब्राह्मण आरक्षित है। हैं? बात आप ब्राह्मण हैं? मैं आप ब्राह्मण बात हैं? ब्राह्मण या बात ब्राह्मण या क्षत्रिय की नहीं आप है। ब्राह्मण हैं? सिर्फ नहीं, मेरा नहीं, आप एक सीधे बताइए उम्मीद ना, है। आप ब्राह्मण हैं? नहीं, नहीं, आप जी नहीं। सीधे-सीधे बताइए। आपने एक सेंटेंस कहा अभी, अभी ध्यान से सुनिएगा आप लोगों ने। हमने कहा कि कितने बाबाओं ने ऐसा कहा है, तो इन्होंने कहा हम किसी का विरोध नहीं करते, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो। तो हम नहीं करते इसका मतलब कि ये एससी, एसटी, ओबीसी से नहीं है। ये झूठ बोल के आए हैं कि ओबीसी के हैं। ये है जनरल वर्ग के। इनके सेंटेंस है साफ-साफ। आप कहिए कि आप किसमें आते हैं? जनरल वर्ग में आते हैं? अब देखिए, अब मैंने आपको बता दिया मैं ओबीसी से हूँ। अगर आप एकदम डिबेट सही-सही करना बता चाहें तो कीजिए या नहीं करना है तो मत कीजिए। तो अच्छा, बात एकदम वो एकदम नहीं है खुल के बोलता हूँ, एकदम खुल के बोलता ये हूँ, अपनी जाति बता बोलिए। दीजिए आप। एकदम खुल के बोलता हूँ।
अपनी जाति बता मैं दीजिए आप। मैं जाति जाति काफ़ी व्यक्तिगत चीज़ है, मैं क्यों बताऊँ यहाँ पे अच्छा, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म। व्यक्तिगत कहाँ चीज़ है भाई? शादी-विवाह करेंगे तो जाति पूछ के करेंगे ना। शादी-विवाह करेंगे, शादी-विवाह तो व्यक्तिगत चीज़ नहीं होती है, उसमें तो आप रिलेटिव सब लोगों को बुलाते हैं ना, इनवाइट तो करते हैं। जहाँ शादी करते हैं उनकी भी जाति और उनका भी सरनेम लगता है। तो हम आपको किसी इस चीज़ के लिए नहीं जाति पूछ रहे हैं, चूँकि आप छुपा रहे हैं, आपके स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसीलिए खुल के हम पूछे हैं कि आप एक बार अपनी जाति ही बता दीजिए। आपकी बात जैसे कॉन्ट्राडिक्ट निकल रही है ना। साइंस जर्नी जी, एक बात बताइए, जैसे जो भी अरे आप एकदम खुल के बोल जैसे दीजिए ना। काम कर, 1 मिनट बोलने तो दीजिए आप। आपका सरनेम देखें, आपका सरनेम है सिंह, ठीक है? हम जानते हैं। अब जी। आगे आप बता दीजिए आप किस जाति के हैं? एकदम क्लियर बोल दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जा आप अरे जाति नहीं, अरे विरोधी बोल दीजिए आप ना, आप जाति बोल दीजिए ना, जातिवाद को लोगों में खत्म कन्फ्यूजन करना, मत मेरी बात एक बाँटिए। बार सुनिए। देखें 1 मिनट, 1 मिनट। ओबीसी बन के आप कन्फ्यूजन मत बाँटिए लोगों में कि ओबीसी लड़के ऐसे होते हैं। आप एकदम खुल के बता दीजिए अपनी जाति, लोग ताकि एकदम क्लियर हो जाए ना कि आप वास्तव में ओबीसी हैं या आप जनरल वर्ग के हैं। एकदम बताइए ना, आप काहे शर्मा पीछे काहे रहे मेरे हैं? पीछे बोलिए। क्यों पड़े हो? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? पहली बात ये हम सब। इसलिए हम आपके 1 मिनट, हम आपके पीछे नहीं पड़े हुए हैं। आप जब एक झूठी बात बोलते हैं कि आप ओबीसी हैं और ओबीसी के हक अधिकार की जब बात हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि आप किसी ओबीसी, एससी, एसटी के खिलाफ नहीं हैं। ऐसी बात तो जनरल और ब्राह्मण वर्ग बोलेगा। ऐसी बात एक ब्राह्मण बोलेगा ना, एक ब्राह्मणवादी बोलेगा, जो एससी, एसटी, ओबीसी नहीं होगा। आपने वो बात बोली है, आप यहाँ से पकड़ में आ गए हैं, लेकिन आप जो है ओबीसी बन के जानबूझ के लोगों को धोखा देने के लिए आए हैं। तो और कोई भी ओबीसी होगा, वो अपने मुद्दों पर कम से कम हक अधिकार की तो बात करेगा। हमने आपसे पूछा कि एक ब्राह्मण का नाम बता दीजिए, ब्राह्मण छोड़ दीजिए, आप बाबा पे आए थे ना, हम बाबा की बात पूछ रहे हैं। एक ब्राह्मणवादी का नाम बता दीजिए, एक पाखंडी का नाम बता दीजिए, जो कोई भी बाबा हो, जो पाखंडी हो, जिसका पाखंडवाद बचाने आए थे और जो कहता हो कि भाई ओबीसी, एससी, एसटी की जातीय जनगणना करवाओ और उनका जितना भी जनसंख्या प्रतिशत है वो उनको दे दो। आप एक भी बाबा का नाम बता दीजिए, हम मान लेंगे कि वो पाखंडी नहीं है। बोलिए। देखिए, मैं आप पहली बात तो आप मुद्दा बदल रहे हैं, बहुत जल्दी-जल्दी बदल रहे हैं। अभी आप मेरी देखें, जाति के कोई पीछे मुद्दा पड़े नहीं हो। बदला गया देखिए, है, सब मुद्दा वहीं पे है। अभी देखें, आप जो है डिबेटी आप हर जगह से भागे हैं। आप हर जगह से भागे हैं, यहाँ से भी भाग रहे हैं। हमारे सवाल में पाखंडी था, हमारे सवाल में अभी भी ओबीसी का हक था, हमारे सवाल में अभी भी बाबा था और आप कह रहे हैं मुद्दा बदल गया। मुद्दा बदलना उसको कहते हैं कि जब आप पाखंडी बाबा का बचाव करने आए थे और हम पाखंडी बाबा की बजाय छोड़ के वो मुद्दा उसमें नहीं इंक्लूड होता, आप किसी दूसरे चीज़ की बात कर रहे हो तो उसको कहा जाता कि वो आप टॉपिक बदले हैं। हमने अभी वही सेम सवाल खड़ा किया है आपसे कि एक पाखंडी बाबा जिसका आप ब्राह्मणवाद बचाना चाह रहे थे, जिसका पाखंडवाद बचाना चाह रहे थे, उसका नाम बता दीजिए जिसने एससी, एसटी, ओबीसी से कहा हो कि भाई इनकी जनसंख्या गणना कराओ। ओबीसी, एससी, एसटी इनके चक्करों में जाता है कि बाबा हमारे दुःख दूर करेंगे और दुःख दूर यहाँ हो नहीं रहा है। ये सारा जनरल वर्ग जो है रिजर्वेशन की जगह पे भी घुस के बैठ के बताइए ये इन घरों में आज़ादी के 77 साल हो गए हैं, आज तक ये जो 50 का जो डेटा है कम से कम उतना भी रिजर्वेशन मिल गया होता, तो इतना पैसा एससी, एसटी, ओबीसी के घर में जाता। और उन घरों में जाता तो उन घर के बच्चे पढ़े-लिखे होते। न जाने आप लोगों ने कितने एससी, एसटी, ओबीसी के घरों को मार लिया, उनका हक मार लिया, उनका पैसा खा लिया। 77 साल से आप खा रहे हो जो रिजर्वेशन मिला है उसमें और जनसंख्या गणना तक नहीं करवा रहे कि ये पता चले कि कितनी जनसंख्या है। बिहार में जनसंख्या गणना हुई तो ओबीसी की जनसंख्या कितनी आई है? 65% आई है दोस्तों। और ये कह रहे हैं कि ये ओबीसी हैं, इनको ओबीसी की जनसंख्या गणना की चिंता नहीं है। आप पाखंडवाद बचाने आए हैं, आप सिर्फ़ मुझे एक पाखंडी का नाम बता दीजिए जिस पाखंडी ने देश की 90% जनसंख्या एससी, एसटी, ओबीसी के हक अधिकार की बात की हो। अरे बाबा है, बाबा आशीर्वाद देगा, लोगों के दुःख दूर करेगा, लोगों का दुःख है कि उनके हक अधिकार नहीं है। यही ना दुःख दर्द है। एक व्यक्ति किसी के पास गया है, किस लिए गया है कि हमारा दुःख दर्द दूर हो और दुःख दर्द कहाँ पे है कि उनका हक अधिकार। तो हमने आपसे यही पूछा है, एक बाबा का नाम बता दीजिए जिसने जाति जनगणना की बात कही हो। बता दीजिए आप हमें, बोलिए। देखिए, आप मैं बार-बार कह रहा हूँ ना, आप मुद्दे से भटका रहे हैं, आप खुद भी भटक रहे हैं। देखें, कोई आप नहीं मुझे भटका बोलने है। नहीं दे रहे, आप जो हैं, 1 भी मिनट आप आप मुझे टाइम बोलने पास नहीं कर दे रहे रहे। हैं। 1 मिनट आप बोले, इससे ये टाइम पास पता नहीं चल कर रहा रहा हूँ। है कि आप आपका मुझे जवाब आपके पास देखें, आपके इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि आपका जवाब नहीं है इस सवाल का। इस सवाल का आपके पास जवाब नहीं है, इसीलिए आप इसको भागने के लिए कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यही है। इस मुद्दे में अभी भी बाबा शामिल है, जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अब बोलिए क्या कहना चाहते हैं? बोलिए।
देखिए, मैं आपको वापस फिर से ले चलता हूँ आपके टॉपिक पर। आप एक आम धारणा उत्पन्न कर रहे हैं समाज में कि समाज में जो भी व्यक्ति पूजा-पाठ या धार्मिक कार्यों में लगा हुआ है, आप उनको पाखंडी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं। आप तो व्यक्तिगत तौर पे नहीं करेंगे। कैसे आपको पता जिस चला? तरह से ये जो कैसे पता जो चला आपको? प्लेटफ़ॉर्म आपका ये है, आपको ये कैसे सोशल पता मीडिया का चला? प्लेटफ़ॉर्म है, नहीं, इस आपको कैसे बहुत नहीं, सारे सोशल मीडिया क्या फ़ॉलोवर्स होता हैं, है भाई? जो हमारे यहाँ जो साफ-साफ फ़ॉलोवर्स बात हैं, होती है। मैं बता देखें, रहा हूँ, जो हमारे यहाँ फ़ॉलोवर्स हैं, यही साफ-सा सोशल 1 मीडिया पे मिनट, जाके पोस्ट 1 कर मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हमारे यहाँ साफ-साफ बात होती है। आप अपने तरफ से जनरल पर्सपेक्ट मत कीजिए। समझ रहे हैं ना? हमारे यहाँ पे अगर आपने प्रेज़ेंटेशन देखा होगा तो हमने वहाँ पे ज़िक्र किया है कि भाई इस्लाम भी है, ईसाई भी है, यहूदी भी है, पारसी भी है, जैन भी है, बौद्ध भी हैं। इनके यहाँ इतने बाबा-ढाबा तो नहीं पनपते हैं। बुराइयाँ उनके अंदर भी है, उन पे भी बहुत सारी गलत चीज़ें हैं, लेकिन उनके यहाँ इतने बाबा तो नहीं पनपते हैं। तो ये सारे बाबा एक ही धर्म में पनप रहे हैं और उस धर्म में सबसे बड़ी संख्या है एससी, एसटी, ओबीसी का, जिनके पास हक अधिकार नहीं है, तो उन हक अधिकारों की वकालत ये कब करेंगे? हमारा ये सवाल था जिससे आप बार-बार भाग रहे थे, जिसका आप जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। हुँ? यही हमारा प्रश्न था भाई। तो एक जो है ना, हम ये भाग रहे हैं, अब हम आपको एक झलक दिखाते हैं। ये देखिए, एक झलक दिखाते हैं इनका। अभी एक डेटा हमने दिखाया था, एक दूसरा डेटा दिखाते हैं। उस डेटा से इनको जो है ना डेटा दिखाना पड़ेगा ना, ये एक डेटा और आया है। ये देखिए ये डेटा, डीवीटी जी। ये देख रहे हैं आप? स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? देखा है। बोलिए, अब क्या लिखा है एग्ज़ैक्टली दिख इसमें? रहा है। मैं देखिए, जो भी इसमें क्या लिखा है? हाँ, नहीं, इसमें क्या लिखा है लिखा है? कि एक बार पढ़ के सुनाएँगे? ठीक है, हुँ। देश की संपत्ति में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 89%, दलित समुदाय की सिर्फ 2.6% है। तो अब अच्छा, मेरा अब देश अब की देखिए, आप संपत्ति बार-बार में, प्रश्न अच्छा, देश की, एक सेकंड 1 मिनट, समझिए। डिबेटर डिबेटर रुक जाइए। देश की संपत्ति में सामान्य वर्ग की, जनरल वर्ग की हिस्सेदारी 89%। अच्छा, देश में जनरल वर्ग की जनसंख्या कितनी है? 15% के आस-पास है। बताइए, हैं? 15% है। 15%, 15%। तो अगर 15% जो है वो देश की 89% हिस्सा अगर कब्ज़ा करके रखा हुआ है और दलित समुदाय बताया जा रहा है जिनकी जनसँख्या लगभग 30% के करीब है, उनके पास मात्र 2.6% है, तो सबसे ज़्यादा दुखियारे तो ये हैं। इनके हक अधिकार देने की बात हो रही है, तो आप जो बोल रहे थे ना कि एक वर्ग, आप एक जाति को टारगेट कर रहे हैं, एक वर्ग को जाति कर रहे हैं। यहाँ तो साफ-साफ पता चलता है कि आपका पाखंड, पैसा हड़पना दोनों का एक रिलेशन है। आपको नहीं लग रहा है नहीं, कि जो आप पाखंडी है ज़बरदस्ती वही पैसे सबसे और बड़ा संपत्ति की वो जो चीज़ों को है। बीच में ला रहे हैं। समाज में देखिए नहीं, असमानता है, सब चीज़ समाज तो आप आर्थिक हमें रूप से हमें बता असमानता है, दीजिए। उसको दूर आप करने के लिए क्या हुँ, उसको दूर करने के हुँ, लिए क्या हम समाज में भाईचारा खत्म हुँ। करके करेंगे? हम एक-दूसरे के प्रति अच्छा, लांछन लगाएँगे, अच्छा, एक-दूसरे के प्रति अच्छा, धार्मिक विद्वेष अच्छा। फैलाएँगे। ये जो भी बातें हुँ, होती है, आप इसको हुँ, किस तरह हुँ, से सोशल मीडिया पे प्रेज़ेंट किया हुँ, हुँ, जाता है, आप शायद देखते भी होंगे। हुँ। इससे तो समाज डिबेटर महोदय, आप जो हैं एक सीधी-सी बात क्यों नहीं बता रहे हैं यहाँ पे कि आप कह रहे हैं धार्मिक द्वेष बढ़ाएँगे। हम पूछ रहे हैं कि आपके धार्मिक द्वेष जाए भाड़ में। हमको उससे मतलब ही नहीं है कि आपके पाखंडी आपका धार्मिक द्वेष क्या है? आप किसी के घर में डकैती कीजिए, उसके घर के उसके सारे संसाधन छीन लीजिए, धर्म ग्रंथ में लिख दीजिए उसको, मनुस्मृति चैप्टर 2 चैप्टर 3 में आपने क्या लिख रखा है कि एक क्षत्रिय जो होता है वो किसी के घर में घुस के, किसी का दरवाजा तोड़ के और उसके घर के मार पीट के या लड़की को उठा के ले आया। वो लड़की कितनी उम्र के? 6-7 साल, 8 साल, 12 साल से कम ही होनी चाहिए। उठा के लेके आए और उस विवाह को आपने कहा है राक्षस विधि, या जो क्षत्रियों के लिए वैध है। क्षत्रिय कर सकता है ऐसा। आप इसको धर्म कहें और उसके बाद से जो है जितना आपका जो जनरल वर्ग है वो 89% देश की संपत्ति हड़प के सरेआम डकैती करके बैठे रहे और आप हमको द्वेष समझा रहे हैं कि आप लोग जो है बात कर रहे हो कि सब लूट रहे हैं, बहुजन समाज को ही लूट रहे हैं जिनके पास मात्र 2.6% है, इन्हीं से चंदा लिया जा रहा है, इन्हीं को लूटा जा रहा है, आप हमको द्वेष समझा रहे हैं यहाँ पे। भाड़ में जाए आपका द्वेष। हमको नहीं चाहिए ऐसा कोई भाईचारा जिसमें हमेशा जो है बहुजन समाज ही लुटाए। पूरे बहुजन समाज को लूट-लूट के एकदम उनको खसोट के एकदम गरीब अस्थिपिंजर बना दो उसको, आप ये इसको भाईचारा बता रहे हैं हम लोगों को। इसी पे आप ओबीसी बन के आए थे। ये ओबीसी के नहीं है दोस्तों। आप साफ लोग देख लीजिए, ये ओबीसी हैं ही नहीं और ये व्यक्ति जो है हमेशा गाली-गलौज इस नाम से, इनका जो भी नाम है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये नाम लिख के नहीं आए हैं, लेकिन ये गाली-गलौज करते हैं हमेशा। आज यहाँ पहली बार जुड़ गए हैं और जुड़ने के बाद से आप देख लीजिए इसको ब ब वो भाईचारा बता रहे हैं। एक डकैत से भाईचारा होता है भाई?
हैं? भाईचारा भाइयों से होता है और भाई जो है भाई का ख्याल रखता है। घर में 4 भाई हो ना तो संपत्ति का इक्वल बँटवारा होता है। ऐसा थोड़े होता है कि घर में जो 3 भाई हैं या 2 भाई हैं वो कहें कि हम तो थोड़ी पढ़ लिख लिए हैं, हम तो दबंग हैं भाई, हैं? हम तो जो है अब गुंडई कर रहे हैं तुम दोनों का हक अधिकार छीन के खा लेंगे, सब छीन लेंगे, हम तुमको नहीं देंगे। और तुम बोलोगे तो कहेंगे कि भाई तुम भाईचारा खराब कर रहे हो। अबे कौन-सा चारा है भाई आपके भाई का? जो सिर्फ़ एससी, एसटी, ओबीसी के धन संपत्ति हड़प के ही आपको भाईचारा बनता है? हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को? इतना बेशर्मी कहाँ से लाते हो भाई? आपने अपने धर्म ग्रंथ में हर जगह मारने-काटने की बात लिखी है एससी, एसटी, ओबीसी को। आप जो है यहाँ प्रैक्टिकल जो सर्वे आ रहा है उसमें आपने 89% जो है संपत्ति सारा करके रखे हो। मात्र 2.6% जो है दलित समुदाय आप लिखे हो कि दलित समुदाय को मात्र 2.6 संपत्ति है जनसंख्या इनकी न जाने कितनी है। हुँ? तो मिस्टर डिबेटर आप अपना सही नहीं डिस्क्लोज़ कर रहे हैं। आप सीधे-सीधे आपको बोलना चाहिए था कि आप जनरल वर्ग से हैं। और आप लोगों को तनिक भी शर्म नहीं है, आप इसको भाईचारा का नाम दे रहे हैं डकैती को। आपने धार्मिक ग्रंथ में बोला इसीलिए जब हमने तुलसी की किताब दिखाई थी जिसमें शूद्र को वो गाली दे रहा था तो इनको कोई दुःख नहीं हुआ था। याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि हम इस गलत भी होगा लेकिन इसमें बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। क्यों ये कर रहे थे? क्योंकि इनको पता था कि वो किताब जो है शूद्रों को ना गाली दे रही है, इनको गाली थोड़े दे रही थी। इनको नहीं दे रही थी। और ये सरेआम डकैती को आप क्या कह रहे हैं कि भाईचारा बिगड़ रहा है, कोई भाईचारा नहीं बिगड़ रहा है भाई। ये संपत्ति हक अधिकार की बात है और हक अधिकार जो है ना, उससे भाईचारा नहीं बिगड़ता है, हक अधिकार लिया जाता है। आपने कौन-सा भाईचारा है भाई कि आज तक दलित समुदाय जो है मात्र 2 पॉइंट 2024 का आंकड़ा है, हैं? दलित मात्र 2.6% संपत्ति है जनसंख्या 27, 28, 30% के करीब है तो कौन-सा भाईचारा है ये, जिसके आप बिगड़ने की बात कर मुझे रहे एक हैं? बात बताइए, आप मुझे 1 मिनट बोलने हाँ, दीजिए, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप बोलिए ना, एक बात बोलिए, बताइए, चलिए बोलिए, बोलिए। आज़ादी के समय हुँ, कितनी रियासतें थी, जो सामान्य वर्ग के राजा-महाराजाओं का था? उन्होंने राष्ट्र निर्माण के हुँ। लिए दिया कि नहीं? इस देश के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए दिया कि नहीं? अगर आप उन चीज़ों को अनदेखा करते हैं, वो सबके हित के लिए था। राष्ट्र बना, एक कहाँ संगठित और उन्होंने दिया? मजबूत राष्ट्र बना। कहाँ उन्होंने तो क्या दिया था उन्होंने? क्या दिया था उन्होंने? 565 रियासतों में जो भी उनका था, रियासतें था उन उनका था रियासत, रियासत आखिर उनका उनके था। उनके दखल में था, उनके कंट्रोल में था, उनके उन्होंने देश दखल में नहीं राष्ट्र था। निर्माण के लिए दिया। आप याद रखिए उनका कोई दखल-वखल नहीं था। ये रियासतें जो होती हैं किसी की बपौती नहीं थी। आप ज़बरदस्ती उसको कहे पड़े थे कि हमारा है, हमारा है। जैसे आज ये संपत्ति हड़प के आप समझ रहे हैं कि हमारा है, नहीं है आपका। अगर 4 भाई घर में है ना, चारों की बराबर संपत्ति होती है। अगर एक जो है गुंडई करके 3 लोगों का छीन भी ले ना, तो वो दावा कर सकता है कि हम लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उसका वास्तव में उसका है नहीं। वो है चारों भाई का, बराबर है। तो आप कोई वो थोड़े किए एहसान कर दिए हैं क्या कि ये रियासतें आपने दे दी है। रियासतें जनता की थी, लड़ाई करने जनता जाती थी, राजा एक ही होता है। राजा के परिवार 5-10 होंगे, उनके लड़ाई से जीत जाएगा क्या वो? उनके सारे जितने सेवाएँ जो हैं, वहाँ के लोग जो हैं, दूसरी जातियाँ हैं, वो सब देती हैं। तो आप लोग कोई रियासत-वासत का खेल मत खेलिए। ये देश भारत का था, ये सम्राट अशोक का था। और सम्राट अशोक जो हैं उन्होंने साफ-साफ लिखवा के गए हैं कि मैं अपनी बीवी के साथ भी सोता रहूँ तो भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो लेके आना भई। वो तो नहीं कहे हैं कि हमारा है ये देश, वो बोले हैं कि हम तो हम ये पूरी जनता जो है संतान की तरह है। तो ये किसी का एक का नहीं होता है, जो आप एहसान दिखा रहे हैं कि उन्होंने दिया उन्होंने। हकीकत ये है कि 89% संपत्ति है सामान्य वर्ग की। और आप जिसकी बात कह रहे हैं, जिन क्षत्रियों की बात कर रहे हैं, क्षत्रियों की संपत्ति दिनों-दिन कम हुई है। समझ रहे हैं? बढ़ी ब्राह्मणों की है। आपको जाके उनसे बात करनी चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण बना, उसके बाद से लगातार ब्राह्मण बने, तो आप लोग क्षत्रिय काहे डाउनग्रेड हुए? आपकी संपत्ति लगातार क्यों कम हुई? और बढ़नी चाहिए थी एससी, एसटी, ओबीसी क्योंकि इनका हक अधिकार छीना गया था, इनमें डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, लेकिन पेट किसी और के पेट में गया, संपत्ति में किसी और का इजाफा हुआ। तो आपको ये जानकारी जाके उनसे बोलनी चाहिए थी और आप जो है क्या बात कर रहे हो यहाँ पे कि ये देखिए ये आंकड़ा अब हम आपको दिखाते हैं ना ये देखिए ये। सब लोग अब ध्यान से देखिए ये डेटा। ये डेटा क्या बताता है कि 2013 में जो ऊँची जातियों का प्रतिशत था, ये था 80.3%, ठीक है? 80% आज 89 हो गया है बढ़ के, जबकि 2013 में 80% था। यानी 9% पिछली जो सत्ता ये जो पिछले 10 साल 11 साल से जो सत्ता आई है, इसने जनरल वर्ग की ही संपत्ति बढ़ाने में काम किया है। ओबीसी, एससी, एसटी का घटा है। याद रखिएगा ओबीसी उस समय 17.8% देश का लगभग 18%
पैसा जो है ओबीसी के पास था 2013 में। लेकिन जैसे ही झंडा लेके घूमना हम शुरू किए हैं, तो ओबीसी का अब देखें 2014 में 20% भी हो गया, 17 से 20 बढ़ा और 2014 के बाद से क्या हुआ, अब नई जो सत्ता आती है तो ओबीसी लगा राम मंदिर बनवाने, मंदिर-मंदिर खेलने, ये देखिए कैसे डाउनफॉल शुरू हुआ। ये सब लोग देख लीजिए। 20 से सीधे 17.6 पे पहुँचा, 2015 1 साल में ही सीधे 17.6, उसके अगले साल 16.8, फिर 16.1, 14.4, लगातार ओबीसी 2014 के बाद से आप लोग देखिए गरीब पर गरीब होते जा रहा है और ये हम लोगों को खेल समझा रहे थे किस चीज़ का कि टॉपिक की बात ओबीसी हक अधिकार की, देख ले जाइए आप, आंकड़े देखिए ओबीसी का और 2022 में डेटा आया है कि 9% पे आ गया है। यानी ओबीसी लगातार गरीब से गरीब में गरीब होते जा रहा है। अब देखिए ये डेटा आप लोग देख लीजिए, सब लोग अपनी आँखों से देख लीजिए और ये जनरल वर्ग जो है कहाँ पहुँच गया 88.4, एससी-एसटी भी डाउन हो गया है। पहले 4% तक भी पहुँचा था एससी-एसटी, अब वो 2.6% तक। यानी देश की 9 2 11 11.6% ही संपत्ति एससी-एसटी ओबीसी के पास है, अब पूरा का पूरा ये जनरल वर्ग लेके बैठा हुआ है। और ये हम लोगों को बता रहे हैं कि आज भी जो धर्म है, धर्म के अनुसार नहीं चल रहा है। भाई ये सब चीज़ें धर्म के अनुसार ही चल रही हैं। नहीं तो आप जैसे लोग जो ओबीसी बन के आ रहे हैं, आप जनरल वर्ग से हैं, क्षत्रिय वर्ग से हैं, आप जो हैं आके इस बात की वकालत करते हैं कि देखिए भाई सबको हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आप किसके साथ खड़े हैं? आप ब्राह्मणवाद के साथ खड़े हैं। आप आए थे ब्राह्मणों का ब्राह्मणवाद बचाने, क्यों? क्योंकि ये जो संपत्ति बढ़ रही है, इस संपत्ति में आपको लगता है कि आपकी बढ़ रही है, हकीकत ये है कि क्षत्रियों की संपत्ति, इस जनरल वर्ग में क्षत्रियों की संपत्ति डाउन हुई है। याद रखिएगा, जनरल वर्ग में क्षत्रियों की, कायस्थों की, इनकी भी डाउन हुई है। ये डेटा इंडिविजुअल क्योंकि जनसंख्या गणना करवाते नहीं है ये सारे जितने गैर ब्राह्मण लोग हैं, सब लोगों को चढ़ जाना चाहिए भाई जनसंख्या गणना कराओ, अभी सारे क्षत्रियों को भी पता चल जाएगा कि भाई देखो हमारी भी कैसे डाउन होती जा रही है, सिर्फ ओबीसी और एससी की नहीं, हमारी जनरल वर्ग के अंदर हमारी डाउन हो रही है, किसकी बढ़ रही है, किस जाति की संपत्ति लगातार बढ़ रही है। तो इसीलिए डिबेटर आज तो अब समय भी खत्म हो रहा है, आगे कभी आइएगा और ये तमाम मुद्दों को इंक्लूड करके आइए, थोड़ा जानकारी बढ़ाइए अपनी। आप जिसको बचाने की बात कर रहे हैं, जिन पाखंडियों की बचाने की बात कर रहे हैं, वो सब इससे लिंक जुड़ा हुआ है। वो आयोजन करता है, करोड़ों-करोड़ों एक दिन में बटोर के ले जाता है और पैसे किसके जा रहे हैं? एससी, एसटी, ओबीसी के, ये दिनों-दिन गरीब होते जा रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी को मैं बार-बार कहता हूँ कि आप अपना पैसा जो है हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी को ही दीजिए। अगर आप पैसा खर्चा भी करते हैं ना, तो वो पैसा अपने ही समाज में खर्चा कीजिए, ताकि आपके अपने में ज़्यादा फ़ायदा हो। नहीं तो जनरल वर्ग आप इधर उठा के इन पाखंडियों को दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि वो दिनों-दिन तो धनी होते जा रहा है, हम ओबीसी, एससी, एसटी जो है लगातार डाउन होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ख़्याल रखिए कि पैसा जो है पाखंडियों के पास गलत जगह पर ना इन्वेस्ट करें। तो ठीक है।